आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है लेक्चर में। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं हम कवर कर रहे हैं की नेशनल इंस्टीट्यूशंस को, और लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था सीवीसी को, या आप कह सकते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट की नेशनल इंस्टीट्यूशन को। ऑलराइट, मुझे लगता है कि आपने प्रीवियस फैक्ट्स एंड फिगर्स को अच्छे से रिवाइज कर लिया है, जिससे पहले आप इस लेक्चर के लिए आए हैं। तो ऑलराइट, तो इस नोट के साथ आइए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम जा रहे हैं कवर करने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको आप नाबार्ड के नाम से भी जानते हैं। ऑलराइट, तो इसको स्टार्ट करने से पहले बेसिकली हम अपना एक रिचुअल फॉलो करेंगे जो हम करते आए हैं। ऑलराइट, की नेशनल इंस्टीट्यूशन की सीरीज में फुल फॉर्म, ईयर, देन आता है हमारा पेरेंट मिनिस्ट्री। ऑलराइट, तो आइए इसको शुरू करते हैं एक के बाद एक। पहला है हमारा फुल फॉर्म। बेसिकली नाबार्ड का मतलब है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और आप बहुत से लोग आप में से कहेंगे इसे कि यहां पे पहले से लिखा हुआ है, तो हम इसको रिवाइज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये मेरी अप्रोच है, और मैं आपको भी बोलूंगा कि आप सिर्फ जो लिखा हुआ है उसको मत पढ़िए, बल्कि उसको दोबारा से लिखिए पेन और पेपर पे। ऑलराइट, क्योंकि जब आप किसी चीज को लिखते हैं आप उसको अल्टीमेटली रिवाइज कर रहे होते हैं। ऑलराइट, तो इसको करते रहिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे ईयर की, या एस्टैब्लिशमेंट ईयर की। तो ये एस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर ऑफ 1982। ऑलराइट, और यदि हम बात करें पेरेंट मिनिस्ट्री की, जो पेरेंट मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ऑलराइट, तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ नाबार्ड। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एस्टैब्लिश हुआ 1982 में। पेरेंट मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ऑलराइट, इसके बाद जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, ओके, जो फोकस करता है प्रोवाइडिंग क्रेडिट और बाकी सपोर्ट फॉर एग्रीकल्चरल एंड द रूरल डेवलपमेंट। तो ये स्टैब्लिश हुआ जुलाई 12, 1982 को, नाबार्ड एक्ट 1981 के तहत। ठीक है, बाय मर्जिंग द एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट एंड रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑलराइट, और थर्ड एजेंसी थी आपकी एग्रीकल्चर रिफाइंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो इस टेक्निकलिटी में जाने से पहले मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा कि आप क्या समझते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से? बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, आपका आपको क्या समझ में आता है इन लोगों से? तो ये क्वेश्चन है। ऑलराइट, तो बेसिकली अगर हम बात करें इनके बारे में एक के बाद एक, तो चलिए शुरुआत करते हैं बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से। जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है बेसिकली आपका, या फिर आप कह सकते हैं वो होता है एक इंस्टीट्यूशन जिसके पास फैसिलिटी होती है मनी डिपॉजिट करने की, और वो डिमांड डिपॉजिट्स को ग्रांट भी कर सकता है, फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर सकता है। ऑलराइट, और साथ के साथ
लोन्स भी प्रोवाइड कर सकता है, या आप क्रेडिट भी कहते हैं इसे कई बार। तो ये था वर्किंग बैंकिंग इंस्टीट्यूशन की। जो कोई भी इंस्टीट्यूशन जिसके पास फैसिलिटी हो मनी को डिपॉजिट करने के लिए, ग्रांट डिपॉजिट ग्रांट कर सकता हो, ऑल राइट, और लोन और क्रेडिट फैसिलिटीज ऑफर कर सकता हो, तो वो होता है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। जबकि अगर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें, तो बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो इंस्टीट्यूशन होता है जिसके पास कोई भी फैसिलिटी नहीं होती टू डिपॉजिट मनी, ऑल राइट, लेकिन वो आपका क्रेडिट प्रोवाइड या फिर कहें लोन प्रोवाइड कर सकता है, ऑल राइट। तो ये होते हैं आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो बेसिक फंक्शन जो है बैंकिंग का, या फिर जो बेसिक डिफरेंस है बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, वो ये है कि जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है उनको परमिशन होती है कि वो डिपॉजिट ले सकते हैं, लेकिन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ऑल राइट। इसका मतलब हुआ कि आप सिर्फ अपने मनी को डिपॉजिट कर सकते हैं बैंक्स में, लेकिन आप अपने मनी को डिपॉजिट नहीं कर सकते फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में, ऑल राइट। लेकिन चाहे बैंकिंग हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, दोनों को ही परमिशन होती है टू प्रोवाइड लोन और क्रेडिट। तो ये था आपका बेसिक डिफरेंस बिटवीन बैंकिंग एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑल राइट। तो अब जो बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें डिस्कस करना चाहिए नाबार्ड से पहले, वो है कि नाबार्ड से पहले हमारे पास क्या था। जो बेसिकली नाबार्ड जो था उसको रूरल सोसाइटी की हेल्प के लिए स्टैब्लिश किया गया था, एग्रीकल्चर के लिए बेसिकली। याद रखिएगा कि हाउ एवर नाबार्ड का जो नाम है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, लेकिन इसके बाद भी ये सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही है, ऑल राइट। ये कोई प्रॉपर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है, ऑल राइट। जैसे कि हम यहां भी देख सकते हैं कि यह है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये कोई बैंक नहीं है, ऑल राइट। तो आप अपना पैसा नाबार्ड के साथ डिपॉजिट नहीं कर सकते, लेकिन आप वहां से लोन जरूर अवेल कर सकते हैं, ऑल राइट। तो नाबार्ड जो है बेसिकली वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है, बल्कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही है। तो अब क्वेश्चन ये है कि नाबार्ड से पहले हमारे पास क्या था। तो क्या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन हमारे पास था नाबार्ड जैसा? तो आंसर है हां, यस, हमारे पास एक इंस्टीट्यूशन था नाबार्ड से पहले, और उस इंस्टीट्यूशन का नाम था क्राफिकार्ट। क्राफिकार्ट, ऑल राइट। इसकी फुल फॉर्म थी आपकी इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, ऑल राइट। तो नाबार्ड से पहले हमारे पास था क्राफिकार्ट, जिसका मतलब था इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। लेकिन ये जो था ये सफिशिएंट नहीं था, और इसलिए इसे डिसकंटिन्यू कर लिया गया। क्यों? क्योंकि यहां पे एक कमेटी थी जिसका नाम था बी राघवाहन कमेटी,
जिसने सपोर्ट किया कि हमें कुछ नाबार्ड जैसा चाहिए, क्योंकि जो क्राफी कार्ड था वो सफिशिएंट नहीं था सभी ड्यूटीज को फुलफिल करने के लिए। इसी वजह से 1979 ईयर था जब बी रंगवाहन कमेटी ने सपोर्ट किया फॉर्मेशन ऑफ नाबार्ड को। ऑलराइट, और इसके बाद जो नाबार्ड एक्ट था वो पास हुआ 1981 में, और फाइनली नाबार्ड को 1982 में स्टैब्लिश कर दिया गया। तो यहां पे हमने एक और चीज सीखी जो था नाबार्ड एक्ट 1981। तो हमें क्या पता चलता है यहां से कि जो नाबार्ड है उसके पास अपने खुद के एक्ट है। ऑलराइट, नाबार्ड का अपना खुद का एक्ट है, जिसका मतलब हुआ कि ये हुआ आपका स्टैच्यूटरी बॉडी, क्योंकि इसके पास खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस। ऑलराइट, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। ऑलराइट, तो बेसिकली जब नाबार्ड फॉर्म्ड हुआ तो ये फॉर्म्ड हुआ आपका बाय मर्जर ऑफ सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के मर्जर के बाद। ऑलराइट, जब नाबार्ड फॉर्म हुआ तो यहां पे मर्जर था कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का। ओके, और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस थी ये थी बेसिकली आपकी एडीआरसी, दूसरी थी आपकी आरआरपीसी, और थर्ड थी आपकी एसीडी। ठीक है, एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट। तो ये थी आपके तीन प्राइमरी डिपार्टमेंट्स जिनको मर्ज करके नाबार्ड को बना दिया गया इन द ईयर ऑफ 1982। ऑलराइट, तो इस चीज को एक पॉइंट और याद रखिएगा यहां पे, वो चीज है कि हालांकि नाबार्ड से पहले यहां पे ग्राफिक आर्ट था, लेकिन वो एपेक्स बॉडी नहीं था। ऑलराइट, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। एपेक्स बॉडी से हमारा मतलब क्या होता है कि सबसे टॉप मोस्ट बॉडी है किसी भी पर्टिकुलर स्पेयर में या फिर फील्ड में। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बता भी चुका हूं इसके बारे में। तो बेसिकली हालांकि क्राफी कार्ड नाबार्ड से पहले था, लेकिन वो एपेक्स इंस्टीट्यूशन नहीं था एग्रीकल्चर क्रेडिट में। ऑलराइट, तो वो सुप्रीम अथॉरिटी नहीं था जो कि एग्रीकल्चर में क्रेडिट फैसिलिटीज ग्रांट कर पाए। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर क्राफी कार्ड बॉडी नहीं था या एपेक्स बॉडी नहीं था तो एपेक्स बॉडी क्या थी नाबार्ड से पहले? तो आंसर है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, वो था आपका एपेक्स बॉडी नाबार्ड से पहले। ऑलराइट, ताकि इंप्लीमेंट कर पाए एग्रीकल्चरल क्रेडिट फैसिलिटीज को। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा और आप इसे राइट लिख भी सकते हैं नीचे। ठीक है, नाबार्ड से पहले क्राफी कार्ड था यहां पे जो क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करता था, लेकिन एपेक्स इंस्टीट्यूशन नहीं था। ये मैं आपको फिर से बता रहा हूं, क्राफी कार्ड एपेक्स बॉडी नहीं था लेकिन आरबीआई था। ऑलराइट, तो जो नाबार्ड फॉर्म हुआ तो बेसिकली इसने एसीडी को, एआरडीसी को, और तीसरा हुआ आपका
आरपीसीसी, इन तीनों को कवर कर लिया। पहला है हमारा एसीडी, ऑलराइट, जिसे हम कहते हैं एग्रीकल्चरल क्रेडिट डिपार्टमेंट। ऑलराइट, तो बेसिकली ये था आपका पार्ट, या फिर आप कह सकते हैं ये था आपका हिस्सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जो कि डील करता था एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन से, और आप कह सकते हैं एग्रीकल्चरल शॉर्ट टर्म लोन के साथ में, टू इंस्टीट्यूशंस। ऑलराइट, तो अगर यहां पे कोई भी इंस्टीट्यूशन है जो कि एग्रीकल्चरल लोन्स प्रोवाइड करता है या फिर शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है, तो ऑलराइट, तो एसीडी जो था एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट आरबीआई का, वो बेसिकली रिफरेंस करेगा उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को। ये था काम आपका एसीडी का। ऑलराइट, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। सेकेंड है हमारा एग्रीकल्चरल रिफाइनेंस कॉर्पोरेशन। एआरसी। तो आप पूछेंगे ये एसीडी है, ठीक है, आरपीसीसी है, पर लेकिन यहां पे कोई भी एआरसी नहीं है, लेकिन मैंने इसे यहां क्यों लिखा हुआ? तो बेसिकली आपको इसका आंसर मिल जाएगा जल्दी ही। ऑलराइट, तो बेसिकली जो एग्रीकल्चरल रिफाइनेंस कॉर्पोरेशन था, ये एस्टैब्लिश हुआ आरबीआई के द्वारा 1963 में। किसके लिए? रिफाइनेंस करने के लिए एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशंस को। ऑलराइट, लेकिन 1975 में एआरसी जो था उसको हम किस नाम से जानते थे? एआरडीसी के नाम से जानते थे, जो कि एग्रीकल्चर रिफाइनेंस कॉर्पोरेशन से कन्वर्ट हो गया एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में। एग्रीकल्चरल रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ऑलराइट, तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। इसलिए मैंने कहा था कि जो एआरसी था वो भी पार्ट था मर्जर का, क्योंकि एआरडीसी का पहला ही नाम एआरसी था। ऑलराइट, उसके बाद लास्ट पॉइंट है वो है आरपीसीसी। आरपीसी, जिसको हम जानते हैं रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल के नाम से। तो बेसिकली जो आरपीसीसी था वो वर्क करता था वर्किंग विद द आरआरबीज, या फिर आप कह सकते हैं रीजनल रूरल बैंक्स के साथ में, जिनको स्पेशली एस्टैब्लिश किया गया था टू रिकमेंड द और टू डेवलप द विलेज एरियाज बेसिकली। तो इसी तरीके से एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, रीजनल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल, इन सभी को कंबाइन कर दिया गया एक साथ 1982 में और बनाया गया आपका नाबार्ड। ऑलराइट, तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ऑलराइट, नाबार्ड का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था प्रमोट करना सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल एग्रीकल्चर को और रूरल डेवलपमेंट को बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंटल सपोर्ट टू वेरियस स्टेक होल्डर्स, जिसमें थे आपके फार्मर्स, रूरल एंटरप्रेन्योर्स एंड रूरल इंस्टीट्यूशंस। जैसे कि जो नाबार्ड है वो सिर्फ फार्मर सेक्टर पे फोकस नहीं करता, या फिर आप कहें सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस नहीं करता,
बल्कि ये रिस्पॉन्सिबल है रूरल डेवलपमेंट के लिए भी। तो इसीलिए ये किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो कि रूरल इंस्टीट्यूशंस हो या फिर रूरल एंटरप्रेन्योर से जुड़ा हुआ हो। तो फार्मर के साथ साथ जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, रूरल स्टेक होल्डर्स, सबको ये बेनिफिट देता है। फिर आता है क्रेडिट फैसिलिटीज। नाबार्ड प्रोवाइड करता है क्रेडिट फैसिलिटीज कई सारे इंस्टीट्यूशंस को जो इन्वॉल्व करते हैं एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट को, जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए आपका, रीजनल रूरल बैंक्स हो गए आपके, स्टेट गवर्नमेंट्स हो गए। ये रीफाइनेंस करता है लोन्स को जो कि इंस्टीट्यूशंस को दिए गए हैं, फार्मर्स को, रूरल एंटरप्रेन्योर्स को बाय द इंस्टीट्यूशंस। तो जो नाबार्ड है वो सिर्फ और सिर्फ खुद ही फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि सपोर्ट भी करता है बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, या फिर आप कहें बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को, जो कि काम कर रहे हैं एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चरल एंड द रूरल डेवलपमेंट। ऑलराइट, और ये रीफाइनेंस भी करता है। अब रीफाइनेंस से क्या मतलब है? एक्चुअली यहां पे दो वर्ड है, फाइनेंस और फिर है रीफाइनेंस। ऑलराइट, आइए इन्हें समझते हैं कुछ एग्जांपल से। ये है आपका फार्मर और ये है आपका फाइनेंशियल और द बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो कि लोन प्रोवाइड करता है फार्मर को एज ₹100। तो ये है लोन जो कि फार्मर को दिया गया है। ऑलराइट, इसके बाद यहां पे एक और इंस्टीट्यूशन है जो कि ₹100 का लोन देगा इस बैंक को, क्योंकि इस बैंक ने ₹100 प्रोवाइड किए हैं फार्मर को। ऑलराइट, तो पहला जो केस था जहां पे बी ने पैसा दिया फार्मर को, वो था फाइनेंस केस। सेकंड केस जहां पे ए ने प्रोवाइड किया बी को ₹100, वो था रीफाइनेंस केस। इसका मतलब हुआ रीफाइनेंस जो होता है बेसिकली उसका मतलब है फाइनेंसिंग द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ऑलराइट, जैसे कि जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो खुद फाइनेंस होने लग जाए थर्ड पार्टी के द्वारा, उसको हम कहते हैं रीफाइनेंस। ऑलराइट, तो बेसिकली जो डिफरेंट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जो कि फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को, उनको नाबार्ड प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सपोर्ट ताकि सपोर्ट कर पाए। ऑलराइट, और ये कंडीशन होती है आपकी रीफाइनेंस, क्योंकि वो फाइनेंस करते हैं फार्मर्स को और नाबार्ड फाइनेंस करता है उनको। उसके बाद आता है आपका रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्योंकि जो नाबार्ड है वो सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं है एग्रीकल्चर के लिए, बल्कि रिस्पॉन्सिबल है रूरल डेवलपमेंट के लिए भी। तो जितना भी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हेल्थ केयर हुआ आपका, सैनिटेशन हो गया आपका, एजुकेशन हो गया आपका, एडमिनिस्ट्रेशन फैसिलिटीज हो गई आपकी। ऑलराइट, जितनी भी चीजें हैं इन सभी को मॉनिटर कौन करता है? नाबार्ड मॉनिटर करता है। और नाबार्ड फाइनेंस करता है, सपोर्ट करता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को, जैसे कि इरिगेशन हो गया, रूरल रोड्स हो गया, ब्रिजेस हो गए और बाकी इसेंशियल फैसिलिटीज हो गए, ताकि इंप्रूव किया जा सके एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को और रूरल लिवलीहुड्स को। और ये पलायन भी रोकता है लोगों का, माइग्रेशन भी रोकता है अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि जो अर्बन एरियाज हैं वो आमतौर पे ज्यादा डेवलप्ड होते हैं रूरल एरियाज के मुकाबले कई सारे फैक्टर्स में। ऑलराइट, और यहाँ पे रोजगार के अवसर भी ज्यादा होते हैं। तो जो गांव के लोग हैं वो अक्सर शहर के गलियों में आ जाते, मतलब शहर की तरफ आ जाते हैं बेसिकली। तो नाबार्ड फोकस करता है बेसिकली टू डेवलप द रूरल एरियाज, तो कि जो लोग वहां पे रह रहे हैं वो भी फील कर पाए अर्बन कंडीशंस को अपने ही एरिया में और उन्हें माइग्रेशन ना करना पड़े। ऑलराइट, प्रमोशन ऑफ रूरल इंस्टीट्यूशंस, बेसिकली जो इंस्टीट्यूशंस हैं
जो कि रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, तो एपेक्स बॉडी होने के नाते, बीइंग एन एपेक्स बॉडी या एपेक्स बॉडी होने के नाते, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है नाबार्ड की, रिस्पॉन्सिबिलिटी है नाबार्ड की टू सपोर्ट देम। ऑलराइट, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए आपके, फार्मर क्लब्स हो गए, या प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो गई जो कि काम करते हैं रूरल डेवलपमेंट के लिए, नाबार्ड उनको सपोर्ट करेगा बाय एनहांसिंग देयर कैपेसिटी सेल्फ गवर्नेंस के लिए या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ऑलराइट, इसके बाद माइक्रो फाइनेंस एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया आपका। यहां पे दो वर्ड है और ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें पहले वर्ड की जो है माइक्रो फाइनेंस, तो बेसिकली माइक्रो फाइनेंस जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फाइनेंसिंग ऑफ पीपल, लो इनकम ग्रुप, जो कि जनरली वेल एंटेड नहीं होते ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम में, उनको अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं मिलता, बेसिकली आप ये कह सकते हैं। ऑलराइट, ये होता है माइक्रो फाइनेंस। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आप बैंक्स में जाएं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जाएं, बड़े इंस्टीट्यूशंस में, ऑलराइट, और अगर आप लोन के लिए बात करें या क्रेडिट के लिए बात करें उनसे, तो वो आपको देखते हैं, आपकी इनकम को देखते हैं, आपकी कैपेबिलिटी को देखते हैं कि क्या आप लोन को रिपे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट, और वो कोलेटरल सिक्योरिटी के बारे में आपसे बात करते हैं, यानी कि अगर आप कोई अमाउंट लेने जा रहे हैं लोन के तौर पे, ऑलराइट, लाइक मान लेते हैं आप 100 रुपए ले रहे हैं लोन पे, तो आपको 100 रुपए की कीमत की कोई ना कोई चीज बैंक के साथ सबमिट करनी पड़ेगी, ताकि अगर आप डिफॉल्ट कर जाए या पे नहीं कर पाए तो बैंक उस सामान को बेच के 100 रुपए वसूल लेगा। ऑलराइट, तो जो लोग होते हैं जो आपके लो सैलरी ग्रुप से होते हैं या जो ज्यादा कैपेबल नहीं है अच्छी क्वालिटी सिक्योरिटी देने के उसमें, या फिर जिनकी कैपेबिलिटी बैंक को नहीं लगता कि वो लोन वापस कर पाएंगे, तो बैंक क्या करता है, उनको फाइनेंस नहीं करता है आमतौर पे। ऑलराइट, लेकिन जो नाबार्ड है वो ऐसे लोगों का ध्यान रखता है और ये होता है आपका माइक्रो फाइनेंस, यानी कि उन लोगों की फाइनेंसिंग करना जो लो इनकम ग्रुप में आते हैं या जिनको जनरली जो ट्रेडिशनल बैंक हैं वो अच्छे से एंटरटेन नहीं करते। ऑलराइट, ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम में। उसके बाद आता है आपका सेकंड वर्ड, वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो इसका बेसिकली मतलब होता है एब्जॉर्प्शन और पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिविजुअल्स इन फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट या फिर इकोनॉमी के फाइनेंशियल सिस्टम में। ऑलराइट, जैसे कि आप कह सकते हैं कि हर किसी को इंक्लूड होना चाहिए फाइनेंशियल सिस्टम में, लेकिन आमतौर पे क्या होता है कि अगर आप ग्रामीण इलाकों में जाए, रूरल एरियाज में जाएं, तो आपको पता चलेगा वो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, ज्यादा अवेयर नहीं होते, ऑलराइट, और ज्यादा फैमिलियर नहीं होते बैंकिंग सर्विसेज से, फाइनेंशियल सर्विसेज से। तो इसलिए क्या होता है, नाबार्ड जो है उनको अवेयर करता है थ्रू अवेयरनेस प्रोग्राम्स, एजुकेट करता है थ्रू एजुकेशनल प्रोग्राम्स, ताकि जो लोग हैं ग्रामीण इलाकों के उनको चीजों के बारे में अच्छे से पता चल सके और वो भी उन बेनिफिट्स को इस्तेमाल कर सके। तो ये होता है आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी एंश्योर करना एब्जॉर्प्शन और पार्टिसिपेशन उन इंडिविजुअल्स का जो कि फाइनेंशियल सिस्टम में अच्छे से अवेयर नहीं है या फिर उसमें अच्छे से इंक्लूडेड नहीं है। ऑलराइट, तो ये प्रमोट करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, प्रोवाइड करता है एक्सेस टू क्रेडिट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, मार्जिनलाइज्ड और फाइनेंशियली अनडिजर्व सेक्शंस को
रूरल सोसाइटी के। उसके बाद आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नाबार्ड कंडक्ट करता है रिसर्च एंड स्टडीज जो कि होती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड, रूरल फाइनेंस से रिलेटेड, ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके चैलेंजेस को और अपॉर्चुनिटीज को फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ इन रूरल एरियाज। और साथ ही नाबार्ड पूछता है बाकी स्टेक होल्डर्स को रूरल डेवलपमेंट के कि वो अपनी रिपोर्ट्स को सबमिट कर पाए, अपने सजेशन को सबमिट कर पाए नाबार्ड के साथ में, रिपोर्ट्स एंड सजेशंस को। ऑलराइट, टाइम टू टाइम, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग की जा सके कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन की हम बात करें, नाबार्ड मॉनिटर करता है और एवोल्यूएट करता है इंपैक्ट को उसके प्रोजेक्ट्स के, इनिशिएटिव्स के, ताकि एंश्योर किया जा सके कि जो रिसोर्सेज है उनका यूटिलाइजेशन इफेक्टिवली हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप कह सकते हैं नाबार्ड जो होता है वो होता है प्रोएक्टिव। जैसे कि किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले मार्केट में नाबार्ड सारी इंप्लीमेंटेशंस को कंसीडर करता है जो कि हो सकती हैं जब इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाएगा बेनिफिशियरीज के साथ में। ऑलराइट, ताकि वो एंश्योर कर सके कि मैक्सिमम एफिशिएंसी हम डिलीवर कर पाए। ऑलराइट, इसके बाद है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग। तो बेसिकली जो नाबार्ड है वो कंडक्ट करता है पीरियोडिकली ट्रेनिंग्स रूरल फार्मर्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, या फिर रूरल डेवलपमेंट स्टेक होल्डर्स के लिए, ताकि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाए रूरल डेवलपमेंट में। ओके, और उनकी जो स्किल्स हैं या उनकी नॉलेज है उसको एनहांस किया जा सके। ऑलराइट, फिर आता है फंडिंग फॉर एग्री वैल्यू चेंज। नाबार्ड सपोर्ट करता है एग्री वैल्यू चेंज को, जैसे डेयरी हो गया, पोल्ट्री हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, फिशरीज हो गया। प्रमोट करता है वैल्यू एडिशन को, बेटर मार्केट लिंकेजेस को, और इंप्रूव करता है इनकम फॉर रूरल प्रोड्यूसर्स। ये सिर्फ और सिर्फ रूरल प्रोड्यूसर्स को ही सपोर्ट नहीं करता बाय प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज, बट उनको और भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है प्रोडक्शन के बाद। ऑलराइट, या फिर कहें कि उन्हें प्रोवाइड करता है आफ्टर प्रोडक्शन फैसिलिटीज। ओके, तो लास्ट में हमारे पास है कि नाबार्ड प्ले करता है एक बहुत ही वाइटल रोल प्रमोटिंग रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर के लिए। ओके, प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सपोर्ट, टेक्निकल असिस्टेंस और डेवलपमेंटल सर्विसेज। ऑलराइट, प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सपोर्ट, टेक्निकल असिस्टेंस और डेवलपमेंटल सर्विसेज, जैसे कि हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स देखे थे नाबार्ड के। ऑलराइट, डेवलपमेंटल सर्विसेज का क्या मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पे फोकस नहीं है, लेकिन बाकी अदर एरियाज में भी फोकस है। ये कॉम्प्लीमेंट करता है गवर्नमेंट एफर्ट्स को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के एफर्ट्स को, ताकि अचीव किया जा सके सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव रूरल ग्रोथ। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने नाबार्ड को कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे एक और इंपॉर्टेंट की नेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ में। तब तक आप सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए जो हमने इस लेक्चर में डिस्कस किए हैं, और दूसरे लेक्चर के लिए रेडी रहिएगा। इस नोट के साथ हम इस लेक्चर को अब समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।